आज की इस वीडियो में हम डिकिंसन वर्सेस डॉट्स के इस लॉ को समझेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन खुद ऑफरर को ही करना होगा या फिर कोई थर्ड पार्टी भी ऐसे ऑफर के रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर सकती है। आपको याद होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को पढ़ते वक्त हमने पावेल वर्सेस ली और फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली केस लॉ की मदद से ये समझा था कि एक्सेप्टर को अपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन खुद ही करना होगा और उसे अपने इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन खुद ऑफरर से ही करना होगा। यानी कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस को ऑफरर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती और न ही एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से कर सकता है। तो अब हम यहाँ इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या ऑफ़र के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कोई थर्ड पार्टी कर सकता है या फिर इस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन खुद ऑफरर को ही करना होगा। तो इस टॉपिक पर इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ दोनों अलग अलग हैं। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश लॉ को समझने के लिए डिकिंसन वर्सेस डॉट्स के फैक्ट और हेल्ड को समझेंगे और इंडियन लॉ को समझने के लिए सेक्शन 6 क्लॉज 1 की वर्डिंग को समझेंगे। तो चलिए अब हम डिकिंसन वर्सेस डॉट्स केस लॉ को समझ लेते हैं। इस केस में डिफेंडेंट डॉट्स ने प्लेंटिफ डिकिंसन को अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर दिया और उससे कहा कि ये ऑफर उसके लिए 12 जून फ्राइडे 9 AM तक ओपन रहेगा। लेकिन 12 जून फ्राइडे से एक दिन पहले यानी कि थर्सडे को कोई थर्ड पर्सन आकर प्लेंटिफ डिकिंसन को ये इन्फॉर्म करता है कि ये प्रॉपर्टी पहले ही किसी और को बिक चुकी है, इसलिए अब ये ऑफ़र रिवोक हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी प्लेंटिफ डिकिंसन ने फ्राइडे को सुबह 9 बजे से पहले डिफेंडेंट डॉट्स को अपना नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस दिया, जिसे जाहिर सी बात है कि डिफेंडेंट डॉट्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी पहले ही बिक चुकी है। तो इस कारण से प्लेंटिफ डिकिंसन ने डिफेंडेंट डॉट्स के अगेंस्ट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर दिया। तो इसके बाद कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफेंडेंट डॉट्स ने जो अपने इस ऑफ़र को फ्राइडे मॉर्निंग तक ओपन रखने का प्रॉमिस किया था, क्या ये प्रॉमिस दोनों पार्टीज़ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। और इसके साथ ही कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ कि क्या यहाँ पर फ्राइडे मॉर्निंग 9 AM से पहले डिफेंडेंट डॉट्स अपने ऑफ़र को रिवोक करने के लिए अलाउड था। इसके बाद इस केस का हेल्ड आता है। इस केस के हेल्ड में कोर्ट ने वही बात कही जो इससे पहले की वीडियो में हमने विड्रॉल बिफोर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड को समझते हुए जाना था। कोर्ट ने अपनी हेल्ड में कहा कि यहाँ पर डिफेंडेंट डॉट्स ने अपने इस ऑफर को जो ओपन रखने का प्रॉमिस किया था वो एक बेयर प्रॉमिस था, यानी कि इस प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि डिफेंडेंट डॉट्स को इस प्रॉमिस के बदले में कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ था। और क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट डॉट्स को कोई कंसिडरेशन इस प्रॉमिस के लिए नहीं मिला था, इसीलिए डिफेंडेंट डॉट्स यहाँ पर फ्राइडे मॉर्निंग से पहले अपने ऑफ़र को रिवोक करने के लिए इंटाइटल्ड था। और इस तरह से कोर्ट ने अपना हेल्ड डिफेंडेंट डॉट्स के फेवर में दिया और अपने इस हेल्ड को और मजबूती देने के लिए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ डिकिंसन के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले ही उसे किसी थर्ड पर्सन से पता चल चुका था कि अब ये ऑफ़र रिवोक हो चुका है, इसलिए यहाँ पर प्लेंटिफ डिकिंसन के द्वारा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना इमटेरियल था। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी ऑफ़र के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन खुद ऑफरर की जगह कोई थर्ड पार्टी जाकर ऑफरी से करता है तो भी ये जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो इन्फोर्सिएबल होगा। तो इस तरह से अगर हम इस केस का कंक्लूजन समझें तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑफ़र के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कोई ऑफरी के बजाय कोई थर्ड पार्टी भी जाकर ऑफरी से कर सकता है और वो सेम इफ़ेक्ट रखेगा जो इफ़ेक्ट अगर खुद ऑफरी अपने ऑफ़र के रिवोकेशन को कम्युनिकेट करता तो होता। लेकिन बस यहाँ पे ये बात प्रोवाइड की गई है कि भले इस रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कोई थर्ड पार्टी ही कर रहा हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन किसी रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन ऑफरी को मिली है उस ऑफ़र के रिवोकेशन की वो विश्वसनीय हो।
और जैसा कि हमने कहा कि इस टॉपिक पर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों डिफरेंट है, तो अब हम इंडियन लॉ को देख लेते हैं। इंडियन लॉ में कोई थर्ड पार्टी किसी ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, और इसका कारण है सेक्शन 6 क्लॉज 1 की वर्डिंग। अब आपको यहाँ पे शायद ये लग रहा होगा कि हमें यहाँ अचानक से सेक्शन 6 क्लॉज 1 की वर्डिंग को क्यों समझना है, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने इस टॉपिक का सेक्शन 6 से क्या रिलेशन है ये नहीं देखा। तो इसके बारे में हमने इससे पहले की भी वीडियो में बताया है कि ये जो सेक्शन 6 है वो बात करता है रिवोकेशन हाउ मेड के बारे में, यानी कि कोई रिवोकेशन कैसे बनता है। और ये सेक्शन अपने 4 क्लॉजेज में 4 मोड्स ऑफ रिवोकेशन के बारे में बताता है, यानी कि ऐसे 4 तरीके हैं जिनसे किसी ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है। तो इन 4 तरीकों में से जो इसका सेक्शन 6 का क्लॉज 1 है वो बात करता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन के बारे में, यानी कि जो इसका पहला मोड ऑफ रिवोकेशन है वो है ऑफरी को रिवोकेशन की सूचना देकर किसी ऑफर को रिवोक करना। तो इसके अंदर हम 5 ऐसे सर्कमस्टांसेस को भी समझना था जिनके अंडर में किसी ऑफर का रिवोकेशन नोटिस के ज़रिए किया जाता है, यानी कि जिसमें ऑफरर ऑफरी को अपने रिवोकेशन की सूचना देता है। तो हमारा ये प्रेजेंट टॉपिक इन्हीं 5 टॉपिक्स में से एक है। तो इस तरह से ये टॉपिक सेक्शन 6 क्लॉज 1 से जुड़ा हुआ है। और ये जो सेक्शन 6 क्लॉज 1 की वर्डिंग है वो ये साफ तौर पे कहती है कि ये जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो प्रपोजर के द्वारा ही होना चाहिए टू द अदर पार्टी, यानी कि किसी ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन खुद प्रपोजर को ही करना होगा, और ये रिवोकेशन खुद अदर पार्टी यानी कि जिस पार्टी को ऑफर मिला है, ऑफरी है जो, उससे ही करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये इंडियन और इंग्लिश लॉ दोनों डिफरेंट है। और अगर हम इनके बीच के डिफरेंस को समझें तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग रिवोकेशन का कम्युनिकेशन ऑफरर के अलावा कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है, लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन खुद ऑफरर को ही करना होगा, कोई थर्ड पार्टी इसका कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। सो आई होप कि अब आपको डिकिंसन वर्सेस डॉट्स का ये केस लॉ और इंडियन और इंग्लिश लॉ के बीच ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की वीडियो में हम रिवोकेशन ऑफ बिट को समझेंगे, जो कि नोटिस ऑफ रिवोकेशन के अंडर आने वाला लास्ट टॉपिक होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू विधि विधान एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।